शाह खावर, आज आप कमरा अदालत में मौजूद थे, राजा आमिर अब्बास भी मौजूद थे और अटॉर्नी जनरल साहब ने जो दलाइल दिए, क्या लगता है आपको ये मामला किस सिमत में जा रहा है? ये जुरिस्डिक्शन का मामला ये तय हो जाएगा? मेरी तो फीलिंग ये है आज की समाअत के बाद, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे ये कोई पंचायत में किसी मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है। जो कानून और आइन में लिखा हुआ है, शायद एक मुझे एहसास हुआ कि शायद वो मामला नहीं है और इसको हल करने के लिए कोई तीसरी ऑप्शन भी बीच में से आ सकती है। देखिए सभी, ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है। वो आर्टिकल 184 में स्टार्ट होती है और जिसको रेलेवेंट जो कि आजकल जिस पे मौजूद बहस है वो 184 सब आर्टिकल 3 है। ये एक सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा इख्तियार है जो कि ऐसा कोई मसला जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आए जिसमें मुफाद आमा का मामला हो और उसमें लोगों के बुनियादी हुकूक जो आइन ने गारंटी किए हुए हैं उसकी वायलेशन का इशू हो, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन भी ले सकती है बग़ैर किसी दरख्वास्त के कि वो उसके ऊपर एक हुक्म जारी करे और उसके ऊपर एक फ़ैसला दे। तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, चूँकि ये जो 5 रुकनी बेंच बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, बेसिकली उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से दलाइल जो हैं आज भी अटॉर्नी जनरल से सुने, कल जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आप बड़ा बेंच बना लें, इसमें जो ओरिजिनली 2 जो मेंबर बेंच है उनको भी आप इसमें शामिल कर लें। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ बड़ी साइब राय है। देखिए, ये चूँकि सबसे बड़ी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए मैं समझता हूँ कि 5 रुकनी बेंच जो है वो बिल्कुल कम है। बिल्कुल अटॉर्नी जनरल साहब ने जो ये तजवीज़ दी और ये सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट ने भी पहले ये दी थी कि इसको आप फुल बेंच में रखें, 17 रुकनी बेंच जो है वो इसको कॉन्स्टिट्यूट हो, वो इसको देखे और उसमें आप तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है उसको उनकी राय लें, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक चीज़ और भी तय होनी है, वो ये है कि एक जो 20 अगस्त को एक 2 रुकनी बेंच ने एक सुओ मोटो लिया था और वो भी बड़े सेंसिटिव इशू के ऊपर जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस का केस है, वो भी फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, और उस पर इन्होंने जो है एक दूसरा सुओ मोटो ले के 5 रुकनी बेंच बना के और उस ऑर्डर को अबेयंस में रख दिया, उसको तअत्तल में रख दिया। तो ये भी एक नई मैं एक जहद देख रहा हूँ कि इससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं देखा। ठीक है कि एक कोई फ़ैसला हो जाए, उसका रिव्यू हो सकता है और ऐसे भी नज़ायर मौजूद हैं कि रिव्यू में फिर बेंच के अरकान की तादाद भी बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, लेकिन इसमें ये बात बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि ये 2 जज हजरात जिनका फ़ैसले को जो ज़ेर गौर लाया गया है यहाँ पे, उनकी मौजूदगी भी ज़रूरी है और एक कलेक्टिवली सारी सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए, तमाम बार काउंसिल्स, अटॉर्नी जनरल उनको असिस्ट करे और उसके ऊपर ज़रूरी है ये भी कि 184 की कम अज़ कम कहीं ना कहीं पैरामीटर ज़रूर तय होने चाहिए कि वो किन हालात में लिया जाए, वो उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए और क्या ये भी बड़ा ज़रूरी है कि वो कम अज़ कम ये भी राय दें, लेजिस्लेचर को ये राय दें, पार्लियामेंट को ये राय दें कि कम अज़ कम 184(3) के तहत कोई भी फ़ैसला है उसकी कम अज़ कम एक अपील जो है वो उस पे आइन में तरमीम होनी चाहिए कि वो भी एक अपीलेबल ऑर्डर। अच्छा, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उनका भी एक नोट भी है जो उन्होंने कहा है कि वेबसाइट पे भी चढ़ाया जाए और इसका केस का हिस्सा भी बनाया जाए। राजा आमिर अब्बास उसमें वो बड़ी खुलकर वो ये बात कह रहे हैं कि 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाने से कबल 2 रुकनी बेंच को आगाह नहीं किया गया और आईन पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का जो समाअत के लिए दायरा इख्तियार बिल्कुल मुख्तलिफ है। कोई ऐसा दायरा इख्तियार नहीं कि अपने ही बेंच के अमूर की सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग शुरू कर दे। 5 रुकनी मोअज़्ज़ज़ बेंच को ये केस और मुकदमा सुनने का इख्तियार ही नहीं है। अगर वो इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। बहुत एक बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उन्होंने ये बात कही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये आइन की खिलाफ वर्जी है। देखिए, अब इसमें आइन की बात भी है और इसमें एक जो स्ट्रक्चर है या जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है या ये चीज़ के जो कॉज लिस्ट बनती है और सो मोटो लेना, मैं समझता हूँ
कि ये सो मोटो लफ्ज़ तो एलियन लफ्ज़ है, किसी कानून की किताब में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि सो मोटो चीज़ क्या है। बेसिकली 184(3) की है कि जो खावर साहब ने बताया कि आपके फंडामेंटल राइट्स और पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू हो। आइन का जो आर्टिकल 184(3) है वो ये क्लियरली प्रोवाइड करता है कि ये पावर्स जो सी हैं ये सुप्रीम कोर्ट को हासिल हैं, एंड कोर्ट मीन्स ईच एंड एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसको ये पावर है कि वो इसमें अज खुद नोटिस या वो इसमें एक्शन ले सकते हैं कि जब उनके नॉलेज में कोई ऐसी बात लाई जाए कि जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो आज ये 5 रुकनी बेंच देख रहा है, ये नहीं देख रहा कि क्या वो जो 2 रुकनी बेंच था उसको इख्तियार था कि वो फंडामेंटल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट पे एक्शन ले सकता था। यकीनी तौर पे वो ले सकते थे, लेकिन जब एक अदालत, एक जज उस पे एक्शन ले लेते हैं तो फिर उसके बाद का जो तरीक़ाकार है कि उस केस ने चलना कैसे है, प्रोसीड कैसे करना है, क्या हर जज को ये इख्तियार होगा कि अपनी मर्ज़ी का वो एक पटिशन आती है और अपने पास ही रखवा ले, क्या किसी जज को ये इख्तियार होगा कि वो अपनी मर्ज़ी का बेंच बना ले? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं वो रूल्स में जो उसमें ऑर्डर 11 है वो ये प्रोवाइड करता है कि जो बेंचेस की तश्कील होगी, आपने नोटिस ले लिया, गुड। आप नोटिस के बाद उसमें जो लास्ट पैरा है उसमें ये कहा कि 26 तारीख को यही बेंच जो सा है दोबारा इस केस को सुनेगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि आया वो ये बेंच जो सा है सुनता है, किसी और के पास भेजते हैं या लार्जर बेंच बनाते हैं। तो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है वो ये नहीं है कि क्या 184(3) की हदूद को उन्होंने तयन करना है। अगर वो करना हो तो ऑब्वियसली बहुत फुल बेंच की ज़रूरत है। फिर कोर्ट में ले ली, अभी तक उसको नंबरिंग नहीं हुई थी, फिर नंबरिंग भी करवा ली, फिर उसके बाद उन्होंने नोटिस भी कर दिए। और जो आज अटॉर्नी जनरल ने बात की उसमें उन्होंने जो प्रेसिडेंट्स दिए हैं, उन्होंने कहा कि यही काजी साहब के बहुत से केसेस हैं जिसमें जब इन्होंने ऐसे एक्शन लिए तो इन्होंने मैटर रेफ़र कर दिया चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस को कहा कि आप इसमें नोटिस भी लें और बेंच भी बनाएं। तो अब इसको थोड़ा सा हमने उस एंगल से देखना है कि एक ऐसा डिसीजन 5 रुकनी जो बेंच है उन्होंने सो मोटो नहीं लिया। ये जब ऑर्डर जाता है रजिस्ट्रार के पास तो रजिस्ट्रार साहब कहते हैं कि जनाब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि बेंच तो आपने तश्कील देना है, और जज साहब ने लिख दिया है, एक नोट गया तकरीबन 6 सफ़े का चीफ जस्टिस को, और जज साहब कहते हैं कि ये बेंच यही सुनेगा, यही इसको चलाएगा, और 26 के लिए इसका फैसला करें ना। ये बात आके अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से ये कहना कि आप एक बेंच बना दें जिसमें 2 ये भी शामिल हो जाएं, वो जो सवाल जो उन्होंने पोस्ट किया उसकी तो फिर बात ही नहीं हो रही। ये तो एक पंचायत बन गई ना सुप्रीम कोर्ट। बात बड़ी सिंपल सी है। इन्होंने ये देखना है कि जब चीफ जस्टिस के पास वो नोट आया तो उन्होंने कहा ठीक है वो एक जुडिशियल ऑर्डर है एंड दैट जुडिशियल ऑर्डर इज स्टिल इन फील्ड। उसके बाद जो बेंच की तश्कील है उसके मामले को हम डिफाइन कर देते हैं, भले से वो ये कह दें कि जी ठीक है ये सो मोटो 4 चलता रहेगा, जो सहाफ़ियों के राइट्स की बात है ये दुरुस्त है, इसको चलना चाहिए, लेकिन ये कि कौन से बेंच के पास चलेगा, किस तारीख को चलेगा, चाहे वो 2 सुने चाहे वो 7 सुने, भले से उसमें ये 5 जज भी हों, इन 2 को भी शामिल करें। असल इशू तो है लोगों के राइट्स, हम उससे हट गए हैं। जो मीडिया के और जर्नलिस्ट के जो इश्यूज हैं वो साइड पे चले जाएंगे, और एक सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे फैसलों की बातें आ गई हैं कि जैसे आज बैठ के मुझे बीइंग अ लॉ स्टूडेंट एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि जनाब कोई कंसिस्टेंसी नहीं, एक जगह पे एक तरीक़ेकार है, एक जगह पे एक है, और फिर क्या ये ऐसा राइट दिया जा सकता है कि किसी भी जज को ये इख्तियार हो कि रात के 2 बजे अगर उसको आता है, कोई दरवाज़ा नॉक करता है, कोई चिट्ठी पकड़ा देते हैं तो वो उस पर सुबह हेयरिंग करके कहें कि जी ये केस कल से मैं ही सुनूंगा। तो यहाँ पे वो जो कहते हैं ना इन द इंटरेस्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस कि किसी साइल को अपनी मर्जी के जज का चुनाव नहीं देना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन पे भरोसा करें और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको लगाए, ना कि कल को कोई शख्स किसी और जज के पास जाता है और उसको कहता है जी ये दरख्वास्त ले लें और आप उसको चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।